गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको शब्द, पद और प्रकार के बारे में बताया गया है। शब्द देखो बच्चों, जरा सोचो, अगर हमारे जीवन में शब्द नहीं होते तो क्या होता? मनुष्य एक मूक प्राणी बन जाता। सोचकर ही डर लगता है ना कि अगर हमारे जीवन में शब्द नहीं होते तो मनुष्य कैसा बन जाता? मूक प्राणी बन जाता। वह अपने मन के विचारों, अपने मन के भावों को कैसे व्यक्त कर पाता? ठीक है ना। इसीलिए शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है। किसके बाद? ध्वनि के बाद। ध्वनि कौन सी होती है? स्वर और व्यंजन, जिसे हम वर्ण कहते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग। आया समझ में? इन्हीं को मिलाकर हम शब्द की रचना करते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। लेकिन जो शब्द है वो स्वतंत्र है। इसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ होती है और अपना एक निश्चित अर्थ होता है। इसीलिए ध्वनियों के बाद शब्द भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है। इसीलिए शब्द की परिभाषा क्या कही गई है? एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्लियर हुआ? एक या एक से अधिक ध्वनियों का मेल। ध्वनि कौन से? वर्ण, ठीक है ना। अ, आ, ई, क, ख, ग, ये ध्वनियां हैं। इनका मेल सार्थक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। इसके साथ ही इसका एक निश्चित अर्थ भी हो। वह वर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर हम शब्द की परिभाषा देखें तो क्या होगी? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द का अर्थयुक्त अथवा सार्थक होना जरूरी है। मतलब शब्द अर्थयुक्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कोई भी भाषिक इकाई उस समय तक शब्द नहीं मानी जाती है जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। जैसे अगर आपको कह दिया जाए, एक शब्द दे दिया जाए कमल, ठीक है ना। इसका एक निश्चित अर्थ है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार के फूल है, एक प्रकार का फूल है जिसका नाम है कमल, ठीक है। अगर इन्हीं वर्णों को उलट पुलट करके लिख दिया जाए लकम, ठीक है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। उसको उलट पुलट, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है बालक। बालक का एक निश्चित अर्थ है, परंतु जब इन्हीं शब्दों को तोड़कर या उलट पुलट कर बाक लिखा जाए तो ये निरर्थक ध्वनि संकेत देते हैं। मतलब इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए शब्द की परिभाषा क्या हो गई? ध्वनियों का मेल तो होगा लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। जब तक उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा वह शब्द नहीं कहलाता है। हुआ क्लियर? शब्द, ठीक है। वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इसके बाद देखिए हम पद की तरफ आते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि शब्दों से वाक्य बनते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। वाक्य पदों से बनते हैं। सही प्रयोग के लिए लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। अतः ये परिवर्तन शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे जा मूल शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने पर यह जाता, जाते, जाएगा अथवा गया बन जाता है। इसी प्रकार लड़का शब्द लड़के, लड़कों आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पद जो है वो शब्द का ही रूप है, ठीक है। पद जब तक पद नहीं कहलाते जब तक वह वाक्य में, मतलब शब्द जो है जब तक स्वतंत्र है तब तक तो वे शब्द कहलाएंगे। लेकिन वही शब्द जब लिंग, वचन, कारक के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है
तो वही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे कमल, कमल अभी जब तक स्वतंत्र है, अकेला है, अलग है, तब तक तो वे क्या है, शब्द है। और इसी प्रकार अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको कि कमल का फूल सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कमल है वो लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो अब ये कमल शब्द ना बनकर क्या बन गया, पद बन गया। क्लियर हुआ कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। शब्द जब तक शब्द है, जब तक वह स्वतंत्र है, उसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, और पद वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद बन जाता है। आया समझ में। तो वाक्य शब्द पद किसे कहेंगे, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। शब्द वाक्य से बनते हैं, लेकिन जो शब्द हैं, शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, लेकिन वह वाक्य शब्दों से ना बनकर लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होके किससे बनेगा, पदों से बनेगा। क्लियर हुआ। तो मूल रूप का परिवर्तित रूप जो वाक्य में प्रयुक्त होता है पद कहलाता है। मतलब शब्द का, मूल शब्द का जो परिवर्तित रूप है वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। या फिर आप सरल शब्दों में जान सकते हैं कि जो शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक तो शब्द कहलाएगा, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। क्लियर हुआ शब्द और पद। अब इसके बाद देखिए शब्द भंडार एवं शब्दों का वर्गीकरण। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा के शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार में हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का अर्थ जानते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का जब हम अध्ययन करते हैं वह शब्द भंडार के अंतर्गत आता है। ठीक है। किसी भाषा के शब्द भंडार के शब्दों की गणना कर पाना या निश्चित संख्या बता पाना असंभव है। भाषा में शब्दों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। बहुत से शब्द प्रचलन में नहीं रहते, लेकिन उसके शब्दकोश में वे विद्यमान रहते हैं। शब्दों की गणना संभव न होने पर भी उनका वर्गीकरण जरूर किया जा सकता है। वर्गीकरण के भी अनेक आधार हैं। हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। मतलब शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, शब्द को अर्थ के आधार पर भी बांट सकते हैं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके आधार पर भी बांट सकते हैं, शब्द की रचना कैसे होती है इसके आधार पर भी, और शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके आधार पर ही, और शब्द में किस किस प्रकार के विकार आते हैं उनके आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आपको शब्द और पद क्लियर हुआ कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, उनका निश्चित अर्थ होता है, शब्द सार्थक होने चाहिए। ठीक है। जब तक वह शब्द हैं, और शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। आया समझ में। और पद क्या है, वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हों तो वह पद कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्द रचना। अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता हो, जैसे पत्थर, रात, महात्मा गांधी, गाय। हिंदी मतलब एकार्थी, मतलब एक अर्थ देने वाले, है ना, जिनका एक निश्चित अर्थ होता हो वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हों, अनेकार्थी। जैसे कर का कार्य की अवस्था, कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है, और कर का अर्थ टैक्स भी होता है। मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ हैं। ऐसे ही अब्ज का अर्थ कमल भी होता है, शंख, कपूर और चंद्रमा। ठीक है। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। जो शब्द समान अर्थ देते हों वह पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द
के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अश्व का घोड़ा भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है। नेत्र का चक्षु, नयन, आँख, लोचन, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या कह रहा है कि ये जितने भी शब्द हैं इनके सबके अर्थ समान है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थों में समानता है। और ऊपर हमने क्या देखा था कि शब्द एक ही है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। क्लियर हुआ? विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुण का दोष, उदय का अस्त, लाभ हानि, जड़ चेतन, ठीक है, भाई बहन, माता पिता। इस प्रकार विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ जो प्रकट करते हो वह विलोम शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला देखिए आप, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द रचना। किसी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ अथवा उसका स्रोत क्या है, यह शब्द उत्पत्ति या उसका इतिहास कहलाता है। इस दृष्टि से हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। पहला है तत्सम। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में अपना लिए गए हों वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप जो है वो परिवर्तन हो गया और वो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और जैसे के तैसे हिंदी भाषा में अपना लिए गए हों। जैसे जन्म, चंद्र, सूर्य, ग्राम, अग्नि। तद्भव का क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं लेकिन हिंदी में आते आते उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह का घर, पत्र का पत्ता, दुग्ध का दूध, आम्र का आम। इसी प्रकार कुछ देशज शब्द भी होते हैं। स्थानीय या गांव वन प्रदेशों के शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हों। देशज मतलब क्षेत्रीय विशेष के आधार पर जो शब्द हिंदी भाषा में अपना लिए गए हों वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, भात, झुग्गी, झाड़ू, लोटा आदि। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी में अपना लिए गए हों वह विदेशी शब्द कहलाते। वो विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे अरबी भाषा से गरीब, ईमानदार, मालिक, औरत आदि। फारसी से अखबार, बाग, अदालत, चश्मा, रुमाल, दौलत आदि। तुर्की से है लाश, कालीन, कैंची, ताश, तमाशा, बुलबुल। चीनी से चाय, लीची। पुर्तगाली से आलू, प्याला, कमरा, बाल्टी, तौलिया। फ्रेंच से कारतूस, कूपन। अंग्रेजी से है मोटर, रेडियो, रेल, पुलिस, क्रिकेट, फीस, स्लेट आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के तो हैं लेकिन हिंदी में उन्हें ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, इसीलिए उन्हें विदेशी भाषाओं के शब्द कहा जाता है। क्लियर हुआ? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इसके बाद एक शब्द और है संकर, जो शब्द 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कृषि और मजदूर। तो कृषि संस्कृत शब्द है और मजदूर हिंदी शब्द, कृषि मजदूर। रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। ठीक है, 2 भाषाओं का सम्मिश्रण मिलाकर बनाया गया हो वह क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाते हैं। हवादार, हवा हिंदी शब्द है, दार फारसी शब्द। लाठी, चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद देखिए रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बनावट। इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हों, ठीक है, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। खंड का अर्थ यहाँ पर क्या है? जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं।
मतलब ऐसा शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, गाय के अगर हम दो टुकड़े कर लें तो गा और य, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे महावीर, महावीर, दो शब्द हो गए। महा का अर्थ होता है बलवान, वीर का भी अर्थ होता है शक्तिशाली। पाठशाला, सुपुत्र, है ना। तो पाठशाला यौगिक दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों के अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ यानी एक निश्चित अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंडों को अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, किंतु जब शब्दों को मिलाकर एक शब्द का रूप ले लिया जाता है तो वह तीसरा अर्थ उत्पन्न करता है। जैसे अलग अलग अर्थ करेंगे, जैसे गज, गजानन, तो गज का अर्थ होता है हाथी, आनंद का अर्थ होता है मुख, और इसका तीसरा अर्थ जब हम गजानन शब्द इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। गजानन का अर्थ होता है गणेश, श्री गणेश। क्लियर हुआ? इसी प्रकार एक अन्य अर्थ देखिए, नीलकंठ। नील का अर्थ होता है रंग और कंठ का अर्थ होता है गला। अब नीलकंठ किसे कहा जाता है? जिसका गला नीला है, ठीक है, जिसने विष धारण किया। कौन है? भगवान शिव, महादेव। क्लियर हुआ यहाँ तक? योग रूढ़ शब्द यानी कि दो शब्दों के योग से तो बन रहा है, और जब उस शब्द का अर्थ हम कर रहे हैं, उस शब्द को जब हम एक रूप में बना रहे हैं, तब उसका कोई तीसरा अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण है। हिंदी भाषा में जितने शब्द प्रचलित हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में सभी लोग करते हैं वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे पारिवारिक जीवन, इतिहास, कला, राजनीति इत्यादि। ठीक है। इसी के अलावा पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द ज्ञान विज्ञान, इसको तकनीकी शब्द भी कह सकते हैं ना, जो शब्द ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, कानून, व्यवसाय, विशेष प्रशासन या विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाएं वह पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे परपोषी, परमाणु, खाता, ऊर्जा, उपबंध आदि। अर्धपारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द पारिभाषिक या तकनीकी होते हुए भी सामान्य अर्थ का प्रयोग करते हों वह पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वेग, गति, बल आदि। अब आज हमने शब्द, पद और शब्दों की रचनाओं के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले तो हमने शब्द को देखा कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक जो समूह है वह शब्द कहलाता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, सार्थक होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए। इसके बाद हमने पद पढ़े। पद क्या है? वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। इसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा। क्लियर हुआ? धन्यवाद।